Hello and a very warm welcome to everyone. Welcome to Malak की पाठशाला. I hope everyone is doing fine and keeping safe. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। इसमें है खूब सारा एक्शन, ड्रामा, इमोशंस और एक बहुत ही सुंदर लोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि डू हिट द बेल आइकॉन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आगे भी ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। आखिर क्या हुआ था 18th सेंचुरी में कि फ्रांस में इतने ज्यादा चेंजेस आ गए थे? क्या रीजन था कि फ्रांस में एक क्रांति की जरूरत पड़ गई? कैसे हालात थे तब सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कि लोगों को अपने हाथ में चीजों को लेना पड़ा और पूरी सरकार को गिराना पड़ा? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात करने से पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस वक्त की सोसाइटी का बैकग्राउंड जाने। हम ये जाने कि आखिर कैसी थी सोशल कंडीशंस, कैसी थी इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसकी वजह से लोग मजबूर थे रेवोल्यूशन करने के लिए, क्रांति करने के लिए। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, वो बने फ्रांस के राजा। जब वो 20 साल के थे तब उनकी शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। जब वो राजा बनकर के आए तो उन्होंने ये पाया कि जो ट्रेजरी थी, जो राजकोष था, वो एम्प्टी था, यानी खाली था। तो आखिर क्या कारण था कि फ्रांस जैसी बड़ी और स्ट्रॉन्ग कंट्री की ट्रेजरी खाली थी? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन और सबसे पहला रीजन ये था कि फ्रांस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही लंबे समय से काफी सारे वॉर्स में था। वो काफी कंट्रीज से वॉर्स लड़ रहा था, जिसकी वजह से काफी सारा पैसा उन वॉर्स को लड़ने में ही खर्च हो गया था। दूसरा रीजन ये था कि जो रॉयल फैमिली थी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई था। वो बहुत ही एक्सट्रावेगेंट लाइफ जी रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा उनके रोजमर्रा की दिनचर्या पे खर्चा हो रहा था, पैलेसेस के मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा था। तीसरा रीजन ये था कि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने में। देखिए, यहाँ पे फ्रांस का जो मेन मोटिव था अमेरिकन कॉलोनीज से को आजादी दिलाने का, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को नीचा दिखाने का था। फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी बहुत ही पुरानी है। यहाँ पे भी फ्रांस ने सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के लिए ब्रिटेन से झगड़ा किया था और अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी थी, ब्रिटेन से वॉर किया था। देखिए, इस वॉर से फ्रांस को कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस वॉर की वजह से जो ऑलरेडी फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था, उसका कर्ज और बढ़ गया और उसका कर्ज बढ़कर 2 बिलियन लिवरेस या लिवर से भी ज्यादा हो गया। लिवरेस या लिवर्स फ्रांस की उस वक्त की करेंसी थी। जिन लेंडर्स ने स्टेट को क्रेडिट दिया था, यानी कि स्टेट को पैसा दिया था, अब उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उन लोन्स पे। ऐसे में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए कि ऑलरेडी उसमें के पास पैसा नहीं था, प्लस अब लोन्स के लिए 10% इंटरेस्ट पे उनको वापस करना था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर किया फ्रांस के बजट ने। ज्यादातर जो बजट का हिस्सा था वो इन इंटरेस्ट की पेमेंट्स में ही निकल जा रहा था। हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि रोजमर्रा का जो खर्चा था वो भी नहीं पूरा हो पा रहा था। जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ आर्मी नहीं हो पा रहा था, मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनकी वर्किंग नहीं प्रॉपरली हो पा रही थी, यूनिवर्सिटीज की। ऐसे में स्टेट मजबूर था टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, कि उनको उम्मीद थी कि अगर वो टैक्सेस बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा और वापस पैसा आ जाएगा ट्रेजरी में। लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि ये रास्ता भी वो अभी हम पढ़ेंगे कि काम आगे नहीं आ पाया। 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी वर्नास में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे ऊपर है ब्राह्मण्स, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास एंड देन शूद्रास। वैसे ही कुछ इसी तरीके से जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो भी डिवाइडेड थी, जिसमें सबसे ऊपर थे क्लर्जी, जो थे फर्स्ट स्टेट में। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में सबसे ऊपर वर्णास में है ब्राह्मण्स, जिसमें आते हैं पंडित जो लोग पूजा करते हैं। वैसे ही क्लर्जी भी चर्च से रिलेटेड लोग थे, जो चर्च ओन करते थे या फिर जो चर्च में पूजा कराते थे। वैसे ही प्रीस्ट या फादर्स थे क्लर्जी। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। जैसे हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम में क्षत्रियास नंबर 2 पे थे, जिसमें रॉयल फैमिली आती थी। वैसे यहाँ पर भी नोबिलिटी, यानी कि जो रॉयल फैमिली थी, राजा का परिवार, जो बड़े मिनिस्टर्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो सब सेकेंड स्टेट में आते थे।
थर्ड स्टेट में इंक्लूडेड थे, जैसे हमारे यहाँ वैश्यास एंड शूद्रास थे, उसी तरीके से कुछ थर्ड स्टेट का भी डिवीजन था। थर्ड स्टेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें सबसे ऊपर थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, जैसे हमारे वैश्यास थे। एंड देन उसके नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, एंड उससे नीचे स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स थे, जो शूद्रा से काफी ज्यादा सिमिलर थे। थर्ड एस्टेट से फ्री में काम कराया जाता था और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। थर्ड एस्टेट ही था जिसके ऊपर पूरे टैक्स सिस्टम का बोझ था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट टैक्सेस पे करता था। 60% जो लैंड था वो नोबल्स, चर्च और बाकी जो अमीर लोग थे उनके द्वारा ओन किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि वो जो प्रॉपर्टी का डिवीजन, जो लैंड का डिवीजन था, वो भी बहुत ज्यादा अनफेयर था, क्योंकि पॉपुलेशन में मेजॉरिटी पोर्शन जो लैंड था वो अमीर लोगों के पास था, लेकिन उनको उस लैंड पे कोई टैक्स नहीं देना था। जो टैक्स था वो उल्टा बल्कि वो गरीबों से लेते थे। जो मेंबर्स थे फर्स्ट 2 स्टेट्स के, दैट इज क्लर्जी और नोबिलिटी, वो कई सारे राइट्स एंजॉय करते थे बाय बर्थ, क्योंकि उनका जन्म इन 2 स्टेट्स में हुआ था। इस वजह से उनको काफी सारे फायदे मिले थे। जैसे सबसे बड़ा फायदा ये था कि उन्हें एग्जेम्पशन थे, यानी छूट थी उन्हें टैक्सेस पे करने की। उन्हें कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो। वो नोबल्स ऐसे ही कई सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस थे जो थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ते थे। सबसे पहला जो टैक्स था जो चर्च लेता था थर्ड एस्टेट के सारे लोगों से, उसका नाम था टीथेस। ये डायरेक्टली जो टैक्स था वो थर्ड एस्टेट के लोगों को, चर्च को पे करना पड़ता था। देन और भी कई सारे तरीके के टैक्सेस थे जो डायरेक्ट थे एंड इनडायरेक्ट थे। डायरेक्ट टैक्स का नाम था टाइली या टेल, एंड ऐसे ही कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो चीजों पे लगाए गए थे, जो रोजमर्रा की कंजम्पशन की चीजों पे, जैसे सॉल्ट है और टोबैको पे लगाए थे। तो इससे आपको ओवरऑल एक पिक्चर समझ में आ रही होगी कि जो फ्रांस की इकोनॉमी थी वो सिर्फ गरीब लोगों के कंधों पे चल रही थी, जिसकी वजह से जो टैक्सेस थे वो कम आ रहे थे, क्योंकि टैक्सेस पे करने का जो ब्रैकेट था वो सिर्फ एक सेक्शन से लिया जा रहा था। जो अमीर थे उन्हें टैक्स देना ही नहीं पड़ रहा था, और जो गरीब थे उनको हद से ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इस कार्टून में भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन दिखाई गई थी फ्रांस की, कैसे थर्ड स्टेट के एक इंसान के ऊपर फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट का 2 लोग बैठे हुए हैं, और कैसे फ्रांस का वो बोझ उठा रहा है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी फ्रांस की उस वक्त। एक और जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी स्ट्रगल टू सरवाइव। फ्रांस ने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया कि पॉपुलेशन एकदम से फ्रांस की बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो पॉपुलेशन 1715 तक के सिर्फ 23 मिलियन थी, वो 1789 तक 23 मिलियन हो गई, जिसकी वजह से चीजों की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई उससे कदम से कदम नहीं मिला पाई। सप्लाई चीजों की नहीं बढ़ पाई, लेकिन डिमांड तो बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से चीजों का प्राइजेस बढ़ने लग गए। और इससे सबसे ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट कौन हुआ? जो सबसे गरीब सेक्शन था सोसाइटी का, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वही सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हुए। रोजमर्रा की चीजों के भी प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे कि ब्रेड। इंडिया में जो स्टेपल डाइट है हम लोगों की, वो है दाल चावल रोटी सब्जी, बट ब्रिटेन में या फ्रांस में लोगों की स्टेपल डाइट है ब्रेड। तो ब्रेड के जो दाम थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब लोगों के जो वेजेस थे, लोगों की जो सैलरी थी, वो नहीं बढ़ रही थी, लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही थी, जिसकी वजह से उनके लिए रोजमर्रा की चीजें लेना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। आप इस कार्टून के थ्रू देख सकते हैं कि कैसे लंबे लंबे क्यूज लगते थे, लंबी लंबी लाइनें लगती थी ब्रेड लेने के लिए। इसी का नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस, कि लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, सरवाइव करने के लिए इतना ज्यादा गरीबों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इस पॉपुलेशन इंक्रीज ने जो गरीब और अमीर का जो अंतर था, जो गैप था, उसको और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे, क्योंकि लोग अब बिल्कुल ही हिम्मत हार चुके थे। उनको ये लग गया था कि अब हमें अपनी सिचुएशन खुद ही बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमसे हर तरीके से बुरी तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है, और हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। इस
इस दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, इमरजेंस हुआ मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास के बारे में बात करने से पहले एक क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में जरूर आता है वो ये है कि क्या लोगों ने कभी रिवोल्ट करने की कोशिश नहीं करी? क्या जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, जिनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, जो वर्कर्स थे, क्या उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी कोई रिवोल्ट करने की? तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कई दफा ट्राई किया रिवोल्ट करने की, बट वो रिवोल्ट इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनके पास ना मीन्स थे, ना ही प्रोग्राम्स थे, ना वो लोग इतने एजुकेटेड थे, ना पढ़े लिखे थे, ना ही उनके पास इतना पैसा था कि वो कुछ बड़े स्केल पे कर सके और कोई भी सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में बदलाव ला सके। तो इस मिडिल क्लास की हम बात कर रहे थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप था, ये सोशल ग्रुप था जो 18वीं सेंचुरी के दौरान उभर करके आया। ये उन लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड के थ्रू वुलन और सिक्स टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट करके एकदम से काफी सारा पैसा कमाया था एंड वो रिचर मेंबर्स बन गए थे सोसाइटी के। एंड इसमें मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर्स के अलावा लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और बहुत सारे एजुकेटेड क्लास ऑफ पीपल भी इन्वॉल्व था। और इन एडुकेटेड लोगों का मानना था कि जो सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी में ये प्रिविलेज बाय बर्थ दिया गया है लोगों को, कि उनके जन्म के हिसाब से उनको डिसाइड किया गया है कि वो क्या करेंगे, वो टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि एक इंसान के मेरिट के बेसिस पे, एक इंसान की क्षमता के बेसिस पे, उसके टैलेंट के बेसिस पे, उसकी पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे, कि उसकी खुद की काबिलियत के बेसिस पे उसकी सोशल पोजीशन डिसाइड होनी चाहिए कि वो सोसाइटी में कहाँ स्टैंड करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज इस दौरान आए, जैसे कि फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसे बहुत सारे जो आइडियाज थे, बहुत सारे फिलोसफर्स सामने आए उस वक्त। उन फिलोसफर्स में से कुछ थे जॉन लॉक एंड जीन जैकस रूसो। लॉक ने अपनी बुक इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में इस बारे में बात करी है कि ये जो डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट दिया गया है मोनार्क को, ये बिल्कुल ही गलत चीज है। ये माना जाता है कि जो मोनार्क है उसके पार डिवाइन है और एब्सोल्यूट है, यानी कि उसके पार को, उसके डिसीजन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। और जॉन लॉक का मानना था कि ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो भी तो आखिरकार इंसान है, मोनार्क को इतनी एब्सोल्यूट पावर नहीं देनी चाहिए कि उनके डिसीजन पे कोई उंगली ना उठा सके। देन रूसो ने इसी आइडिया को आगे ले जाते हुए उन्होंने एक और फॉर्म प्रपोज करा कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में होनी चाहिए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होना चाहिए? लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, यानी कि म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में, ताकि जो डिसीजंस हैं वो दोनों की बेहतरी के लिए निकले। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बात करी और इस आइडिया को प्रपोज किया कि जो डिवीजन ऑफ पावर है गवर्नमेंट के अंदर, वो 3 हिस्सों में होना चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी कि गवर्नमेंट में भी जो पावर है वो किसी एक इंसान के हाथ में नहीं कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, उसका डिवीजन भी 3 पार्ट्स में होना चाहिए। इस गवर्नमेंट मॉडल को यूएसए ने भी एनफोर्स किया एंड जो 13 कॉलोनीज थी जो ब्रिटेन के अंडर थी, जो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट, जिन्होंने इंडिपेंडेंस पाया था, उन्होंने भी इसको लागू किया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लोगों को इंडिविजुअल राइट्स पे गारंटी किए एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन गया जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए, क्योंकि उनको लगा कि चलिए फाइनली हम भी अमेरिका की तरह, यूएसए की तरह अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसे चेंजेस ला सकते हैं। एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोकल पीपल के बीच में, जो कॉमन पीपल थे उनके बीच में ये अफवाह फैल गई कि जो लुई 16 है उन्होंने प्लान किया है कि वो और टैक्सेस लगाएंगे लोगों पर, वो और टैक्सेस लागू कर देंगे, क्योंकि जो खर्चा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो डेप्ट है फ्रांस का वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से टैक्स बढ़ा करके रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश की जाएगी। इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जाग गया लोगों के बीच में, क्योंकि अब वो परेशान थे, क्योंकि सिस्टम ऐसा था कि टैक्सेस सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे रेवोल्यूशन की ओर बढ़ा फ्रांस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
कोई सजेशन है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा एंड यस डू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आगे भी माल्या की पाठशाला की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।